नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी है पंजाब के सबसे बड़े और क्राउडेड शहर लुधियाना की। 16 फरवरी की रात की बात है। एक करोड़पति कारोबारी जो शहर में बैटरी का कारोबार करता है, बिजनेस करता है, उसने अपनी पत्नी को डिनर डेट पर चलने के लिए कहा। वैलेंटाइन डे गुजरे हुए सिर्फ एक ही दिन हुए थे, मतलब 2 दिन कह लें, और 14 के बाद ये 16 फरवरी की रात थी। तो जब वाइफ को इसने इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट किया, तो वाइफ मना नहीं कर सकी। दोनों निकल गए साथ और दोनों पहुंचे बी मैक्स मॉल। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में दोनों ने शानदार डिनर किया। दे हैड अ ग्रेट टाइम, अच्छा वक्त गुजारा और इसके बाद ये लोग वापस अपने घर के लिए रवाना हुए। कारोबारी का नाम है अनोख मित्तल और जो पत्नी है उसका नाम है लापसी मित्तल। ये दोनों बहुत खुश थे, वापस घर आ रहे थे, लेकिन तकदीर को या होनी को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में आते हुए ये कारोबारी बीच सड़क पर रुका क्योंकि उसे लगा कि मुझे फॉर अ मोमेंट थोड़ा सा वॉशरूम जाना चाहिए, थोड़ा रिलीफ हो जाना चाहिए, रिलीफ। तो इसने कार रोकी और जैसे ही इसने कार रोकी अनहोनी हो गई। पीछे से एक दूसरी गाड़ी में 4-5 बदमाश सवार होकर आए। वो लोग इस दंपति का पहले से ही पीछा कर रहे थे, टारगेट करके चल रहे थे और जैसे ही करीब आए उन्होंने लूटपाट के इरादे से इस दंपति पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू किया। सबसे पहले तो अनोख मित्तल जो हस्बैंड है, बदमाशों ने उसी को टारगेट किया, उसी को मारने पीटने लगे। उनके पास हथियार थे, तेज़धार तलवार, चाकू जैसी चीज़ें जो अपनी गाड़ी से निकाल कर वो लाए थे। तो जब पति की पिटाई या पति के जान पर खतरा दिखा तो लापसी जो है वो अपनी परवाह किए बगैर वो उन बदमाशों से भिड़ गई और ऐसे भिड़ी कि बदमाशों ने फिर अनोख मित्तल को छोड़कर लापसी पर ही हमला करना शुरू कर दिया। उस पर तलवार और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले किए और इतने ब्रूटल तरीके से, इतने भयानक तरीके से उसे मारा कि जीते जी उसका स्कल जो है वो फ्रैक्चर हो गया और जो ब्रेन के पार्ट्स हैं वो बाहर आ गए। और दर्दनाक तरीके से ये दोनों पति पत्नी वहाँ कार के बाहर सुनसान सड़क पर ज़मीन पर गिरकर छटपटाते रहे। खूनी खून बहता रहा। ये चीखते रहे, चिल्लाते रहे। तकरीबन 1 घंटे तक इनको कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार तकरीबन 300 मीटर के फासले पर एक ढाबा है। उस ढाबे के मालिक ने शोर जो है, इन दोनों की चीख वो नोटिस की, पास आया और देखकर वो हैरान हो गया, घबरा गया। उसने फिर पुलिस को फ़ोन किया। लुधियाना की पुलिस मौके पर आई और उसके बाद इन दोनों को, पति पत्नी को, हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये जो घटना हुई थी ये लुधियाना में डेहलों रोड पर हुई थी। तो डेहलों रोड पर पुलिस आई और पति पत्नी दोनों को हॉस्पिटल भिजवाया गया। पत्नी की जान नहीं बचाई जा सकी क्योंकि पत्नी पर बहुत ज़्यादा हमला हुआ था। गर्दन का एक बड़ा हिस्सा जो है उसमें एक डीप कट था, बाँह काट दिए गए थे और सिर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कल में ही फ्रैक्चर था, ब्रेन ही निकल गया था। तो आप समझिए कि इतनी भयानक तरीके से अगर किसी पर हमला हो तो वो क्या बचेगी। तो लापसी की ज़िंदगी बच नहीं सकी। लेकिन अनोख मित्तल जो है वो अनोखे तरीके से उसकी जान बच गई। वो बड़ा लकी रहा, लेकिन बहुत ही बदकिस्मत भी रहा कि उसकी पत्नी उसकी आंखों के सामने मर गई और वो कुछ नहीं कर पाया। वो बहुत दुखी था, बहुत तकलीफ़ में था और पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। देखते ही देखते ये खबर पूरे लुधियाना शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई क्योंकि रॉबरी जैसी बात थी और वो भी हस्बैंड वाइफ को फॉलो करके हमलावरों ने, रॉबर्स ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। तो वो बहुत जो है पूरे शहर में बड़ी तनाव की स्थिति थी और लोग बहुत नाराज़ थे। अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। खासकर जो कारोबारी हैं वो विरोध प्रदर्शन करने लगे अपने फेलो कारोबारी अनोख मित्तल की सॉलिडरिटी में, उसके सपोर्ट में, क्योंकि उसके पत्नी की हत्या हुई थी। अनोख मित्तल की दोनों हाथें लहूलुहान थी, उसमें बैंडेज बंधा हुआ था। अगले दिन सुबह अनोख मित्तल जो है वो भी धरने पर बैठा और उसने भी जो है पुलिस पर बहुत दबाव बनाया अपनी पत्नी के लिए और ख़ुद के लिए। वो इंसाफ मांगता रहा। पुलिस ने उससे पूछा शुरुआती पूछताछ में कि भाई हुआ कैसे, कुछ बताओ।
तो उसने बताया कि हम लोग उसी बी मैक्स मॉल में गए थे, डिनर के बाद हम लौट रहे थे। आधे रास्ते में हमने एक जगह गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद जो है अचानक पीछे से कुछ लोग आ गए। वो लूटपाट करना चाहते थे और एक स्प्रे लेकर आए थे। वो स्प्रे उन्होंने सबसे पहले मेरे चेहरे पर छिड़क दिया और जैसे ही चेहरे पर छिड़क दिया तो मेरी हालत बेहोश होने जैसी हुई। हालांकि मैं फिर भी स्ट्रगल कर रहा था। मेरे हाथ में देखिए चोट लगी है, कट लगा है, लेकिन इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे लगता है कि लापसी जो वहाँ पर थी मेरी वाइफ, वो भी विरोध कर ही रही थी और हो सकता है कि लापसी ने ज़्यादा रिटेलिएट किया हो जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई हो। तो पुलिस को उसकी ये जो कहानी है, इस कहानी में दम नज़र आई और पुलिस को लगा कि हाँ, ये अनोख मित्तल तो बात सही बोल रहा है, चोट तो मामूली उसे भी लगी है। लेकिन पुलिस को हैरानी थोड़ी इस बात की थी कि इतने बुरी तरीके से, इतने भयानक तरीके से लापसी पर इन रॉबर्स ने हमला क्यों किया, इस तरह से क्यों मारा। अगर लूटपाट ही करना था तो जितना घायल इसको किया था उतना ही घायल उस महिला को भी करके लूटपाट करके चले जाते, या हथियार तलवार दिखा देते तो कौन महिला जो है वो अपनी जान दांव पर लगाकर बेवजह जो है अपने जेवरात देने की जगह या गाड़ी अपनी सौंपने की जगह खुद क्यों भिड़ जाती। तो खैर, एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया, वो ये कि उस रात जो लूटपाट हुई तो इनके पास जो कीमती चीज़ें थी वो तो लुटेरों ने लूटा ही, साथ ही इनकी कार भी जो है वो अपने साथ लूट कर ले गए। यानी दोनों बिना कार के सड़क पर पड़े हुए तड़प रहे थे और बाद में इनको मेडिकल एड और पुलिस की मदद मिली। तो खैर, ये पूरी कहानी थी। अब पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग था उन गुनहगारों को पकड़ना और उन तक पहुंचना। पुलिस ने अब अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले तो पुलिस ने डेहलों रोड पर सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन करने का फैसला किया और पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किए तो पुलिस को एक शॉकिंग चीज़, खटकने वाली चीज़ नज़र आई। पुलिस ने ये देखा कि ये जो अनोख मित्तल है और उसकी वाइफ लापसी मित्तल है, ये लोग जब उस ढाबे से चले, ढाबे से चलने के बाद अनोख मित्तल बीच में एक बार रुका था और रुकने के बाद वो फिर गाड़ी में आकर बैठा। बाहर वो कुछ देर के लिए गया था। देखने से ऐसा लगता था कि शायद वो रिलीव्ड होने के लिए या जिसे हम कहते हैं ना वॉशरूम जाने के लिए वो बीच में रुका था, ऐसा देखकर लग रहा था। थोड़ी देर बाद आगे बढ़ने के बाद बमुश्किल कुछ ही मिनट हुए थे कि अनोख मित्तल फिर से रुका और फिर से वो वॉशरूम जाने के लिए गाड़ी से बाहर उतरा। पुलिस ने एक और बड़ी शॉकिंग सी चीज़ नोटिस की, वो ये कि पिछली बार जब वो रुका, यानी पहली बार, उस समय उसकी गाड़ी जो है वो नॉर्मली सड़क के किनारे खड़ी थी और कोई इंडिकेटर वगैरह उसने नहीं जलाया था। लेकिन दूसरी बार जब वो रुका कुछ ही दूर आगे जाने के बाद, तब उसके गाड़ी के चारों इंडिकेटर्स जो है वो ऑन थे। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, कोइंसिडेंस था, या इसके पीछे कोई बात थी? पुलिस को अब ये पता लगाना था। पुलिस ने इसी बीच जांच शुरू की और जांच करते करते अनोख मित्तल के बारे में पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने लगी, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि ये वैसा लूटपाट का मामला नहीं लग रहा है जैसा एज्यूम किया जा रहा है या फिर जैसा बताया या दिखाया जा रहा है। क्योंकि लूटपाट में इतने भयानक तरीके से किसी महिला की हत्या कर दी जाए और उसके पति को बहुत मामूली चोट आए, ऐसा आम तौर पर होना थोड़ा मुश्किल लगता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है जुर्म की दुनिया में, लेकिन नॉर्मल रॉबरी के केसेस ऐसे नहीं होते हैं। ऊपर से ये जो 2 बार वॉशरूम जाने के नाम पर रुकना या उस बहाने से रुकना, और इन 2 बार रुकने के बारे में अनोख मित्तल का पुलिस वालों को न बताना, ये भी पुलिस वालों को थोड़ा सा खटक रहा था। फिर पुलिस ने तय किया कि अब हमें थोड़ा और गहराई से इस मामले की तफ्तीश करनी चाहिए। पंजाब में उसे कहते हैं ना, डूंगाई नाल तफ्तीश जो है वो पुलिस ने करने का फ़ैसला किया। तो जब पुलिस ने इसके मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई अनोख मित्तल की, तो पुलिस ने देखा कि उसकी एक पर्टिकुलर नंबर पर बहुत बार बार और फ्रिक्वेंटली बातचीत होती है और दिन में कई बार घंटों घंटों बातचीत होती है। पुलिस ये देखकर थोड़ी हैरान हुई और पुलिस को लगा कि यार ये तो मैरिड आदमी है, इसकी वाइफ है, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके बाद भी ये क्या कहीं इन्वॉल्व है। पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो लड़की एक एम्प्लॉय है जो इसी के ऑर्गेनाइजेशन में, यानी इसी का जो बैटरी का काम है, जो आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर जो भी कहें, वहाँ पर जो है ये प्रतीक्षा नाम की लड़की भी काम करती है। तो जब ये जानकारी मिली पुलिस को, तो पुलिस ने प्रतीक्षा के बारे में पता करना शुरू किया। तो जल्द ही पुलिस के लिए ये बात क्लियर हो गई कि प्रतीक्षा के साथ इसका अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और अफेयर इस कदर है कि वो प्रतीक्षा के साथ जो है वो
आने वाले दिनों में शादी भी करना चाहता था। इस तरह के चैट्स और इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस के हाथ लगे इस मामले की जांच करते हुए। अब पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि ये खुद अनोख मित्तल शामिल हो, क्योंकि ऑलरेडी ये कहीं इन्वॉल्व है। हो सकता है कि उसने अपनी बीवी को ट्रैप किया हो डिनर के बहाने और फिर उसकी हत्या करवा दी हो। पुलिस ने अब सोशल मीडिया भी खंगालना शुरू किया। तो पुलिस ने जब सोशल मीडिया खंगालना शुरू किया तो पुलिस ने देखा कि अनोख मित्तल ने बमुश्किल 2 या 3 दिन पहले अपनी और अपनी वाइफ का एक बहुत ही खुशगवार खुशनुमा सा वीडियो सोशल मीडिया में डाला हुआ है, जिसमें दोनों डांस करते हुए दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। पुलिस ने अनोख मित्तल के सोशल मीडिया हैंडल को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का फैसला किया, पीछे गई, लेकिन पीछे जाने पर पुलिस को इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो या तस्वीर सोशल मीडिया में नज़र नहीं आया। अब पुलिस को लगा कि भाई ऐसी क्या बात है कि जब कत्ल हुआ उससे कुछ समय पहले डिनर के लिए लेकर गया और उससे कुछ दिन पहले जो है बीवी पर इतना प्यार बरसाने लगा कि दोनों डांस कर रहे थे और डांस करने के बाद वीडियो भी डाला, और वो भी तब जब ऑलरेडी जो है वो किसी और लड़की से इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें ये क्यों कर रहा था? पुलिस को अनोख मित्तल के ऊपर शक जो है वो लगातार गहरा होता जा रहा था, गहराता जा रहा था। फिर पुलिस ने जब इसके मोबाइल फ़ोन की स्कैनिंग की और उसके चैट्स वगैरह चेक किए तो पुलिस ने देखा कि इसने उस घटना के बाद फ़ौरन बाद न सिर्फ अपनी प्रेमिका प्रतीक्षा को फ़ोन किया था बल्कि उसको एक मैसेज भी भेजा था, डन, इतना ही लिखकर भेजा था। अब बीवी की हत्या हो जाए, इतनी भयानक लूटपाट जैसी घटना हो, बंदे को खुद भी चोट लगी हो, वो किसी को डन क्यों लिखेगा? आप समझ सकते हैं, ये कोई बच्चा भी बता देगा कि ये मर्डर का ही मामला था और टारगेटेड किलिंग थी जिसमें अनोख मित्तल और उसकी प्रेमिका प्रतीक्षा दोनों शामिल थी। अदरवाइज प्रेमिका को वो डन लिखकर नहीं बताता। अब पुलिस ने सोचा कि अनोख मित्तल को कैसे पकड़े, क्योंकि अनोख मित्तल को इन सबूतों के बाद भी अगर हम पकड़ लेते हैं तो हो सकता है कि व्यापारी वर्ग में पुलिस के खिलाफ ही रोष पैदा हो जाए कि भाई जो विक्टिम है आप उसी को पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो पूरा रोने धोने का ड्रामा कर रहा था, वो धरना प्रदर्शन कर रहा था। लोगों को ये बताना भी ज़रूरी था कि भैया हम विक्टिम को नहीं पकड़ रहे हैं, उसको नहीं सता रहे। तो पुलिस ने एक बीच का रास्ता निकाला। पुलिस ने अनोख मित्तल से कहा कि आपको चोट लगी है तो रूटीन में एक मेडिकल जांच आपकी करनी है, धरना प्रदर्शन बेशक आप इसके बाद आकर कर लेना, आप हमारे साथ चलो, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कराएंगे। तो जब लीगलिटी वाली बात आई तो अनोख मित्तल मना नहीं कर पाया, उसको पुलिस ले गई अपने साथ। और पुलिस के पास ये जो तमाम सबूत थे, सीसीटीवी वाले, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला, सोशल मीडिया में उसका अपनी वाइफ के साथ एक एक्स्ट्रा वीडियो डालना स्पेशली, और चैट उसका गर्लफ्रेंड के साथ, मर्डर के फ़ौरन बाद उसको डन लिखना, ये सारी चीज़ें लेकर, सबूतों का पुलिंदा लेकर जब पुलिस ने अनोख मित्तल की घेरेबंदी की तो वो टूट गया और उसने मान लिया कि हाँ, उसकी बीवी की हत्या जो है वो किसी लूटपाट के चक्कर में नहीं हुई, बल्कि उसने खुद ही जो है इस मर्डर केस को अंजाम दिलाया था और इस मर्डर केस की साजिश उसने पूरी प्री प्लान्ड तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर रची थी। इसके लिए उसने अपने ही एक फॉर्मर एम्प्लॉय को 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इस पूरी कहानी में एक और भी इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि ये आदमी काफ़ी समय से अपनी बीवी से निजात पाना चाहता था, उसकी हत्या करना चाहता था, और उसकी बीवी जो है लापसी मित्तल, उसने बहुत पहले ये जान लिया था कि मेरे पति का अफेयर अपने ही दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की प्रतीक्षा के साथ है। तो वो बार बार इस चीज़ का विरोध करती थी और तकरीबन इतने ही समय से ये भी जो है अपनी बीवी की हत्या करना चाहता था, क्योंकि वो प्रतीक्षा के साथ शादी करना चाहता था। और इसके लिए उसने पहले भी 2 बार 2 अलग अलग सुपारी किलर्स के जो गैंग है उसको पैसे दिए थे। और ये लापसी मित्तल की खुशकिस्मती थी कि दोनों बार प्रीवियसली वो सुपारी किलर्स जो है वो अनोख मित्तल से पैसे लेकर फरार हो गए, भाग गए और उन्होंने हत्या नहीं की। अब ये तो एक कारोबारी ठहरा, कोई पेशेवर अपराधी तो था नहीं, तो ये अपने पैसे उन सुपारी किलर्स से वसूल भी नहीं कर पाया। इसको एक तरह से देखा जाए तो नुकसान हो गया। लेकिन ये भी जो है बड़ा ही बेरहम और जल्लाद किस्म का पति था। इसने तय किया कि वो तो अपनी पत्नी की हत्या करेगा ही। पता नहीं क्यों ऐसा लोग करते हैं यार, तलाक ही ले लेते, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो खैर इसने अपने फॉर्मर एम्प्लॉय को राज़ी किया और उसको जो है फिर सुपारी दी 2.5 लाख रुपए की, और पेशगी के तौर पर या एडवांस के तौर पर 50 लाख रुपए उसे सौंपे। फिर प्लानिंग के मुताबिक
16 फरवरी की रात को वो अपनी वाइफ को डिनर के लिए लेकर गया। इसकी लगातार लुटेरों से बातचीत हो रही थी पूरी प्लानिंग के साथ, और लुटेरों ने भी तय कर रखा था कि मारेंगे, पीछा करेंगे। लुटेरे पीछा कर रहे थे। तो पहली बार जब ये रुका तो चूंकि इसने कोई सिग्नल विग्नल नहीं दिया, गाड़ी रोक दी किनारे में, तो लुटेरे थोड़े डाइवर्ट हो गए या कह लें आगे निकल गए। तो लुटेरों ने अटैक वो नहीं कर पाए। इसको अपनी गलती का एहसास हुआ और इसको लगा कि यार मैं सिग्नल देना भूल गया, शायद इसलिए ऐसा हुआ। फिर उसने गाड़ी तेज़ भगाई और उसके बाद हो सकता है कि वो लुटेरों को देख रहा हो, पहचान रहा हो, लुटेरे भी इसे देखकर पहचान रहे हो, लेकिन जो बगल में बीवी बैठी है, ऑब्वियस सी बात है, उसको तो इंप्रेशन दे नहीं सकते कि मैं पहचानता हूँ। तो इसीलिए वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उसने फिर से अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोकी, तुरंत रोकी, और इस बार जो है उसने सिग्नल के तौर पर वो ऑन कर दिया, इंडिकेटर। और ये इंडिकेटर ऑन करना एक बहुत बड़ा संकेत जो है उन रॉबर्स के लिए साबित हुआ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस आदमी ने पुलिस को पहले ये बताया था कि जब ये रॉबर्स ने हमारी गाड़ी रोकी तो मेरे ऊपर कोई स्प्रे वगैरह उसने स्प्रे कर दिया। पुलिस ने बाद में जब रॉबर्स को पकड़ा तो उनके पास से इनकी लूटी हुई कार भी बरामद की। उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन जब पुलिस ने किया तो एक्सपर्ट्स ने पूरे कार की अच्छी तरह से स्कैनिंग की, लेकिन पुलिस को और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को पूरे कार में कहीं पर भी कोई स्प्रे जैसी चीज़ नहीं मिली। यानी कोई इस बात के सबूत नहीं मिले कि कोई नशीला चीज़ या कोई पदार्थ जो है वो अनोख मित्तल के ऊपर पहले डाला गया था, जिसकी वजह से वो बेहोशी में आ गया और फिर उसकी बेहोशी की हालत में उसकी पत्नी की हत्या हुई। इस बात का कोई एविडेंस नहीं मिला। और ये भी अपने आप में एक अजीब बात थी, बेहोश करना होता तो सिर्फ पति को क्यों बेहोश करते, इतनी बुरी तरह से हत्या करने की जगह पत्नी को भी बेहोश कर देते जब स्प्रे ही लेकर आए थे तो। लेकिन कहानी तो आप समझ ही रहे, कत्ल का था और कत्ल की साजिश थी तो उसे अंजाम दिया गया। लेकिन लोग जितने बुरे थे, कातिल से लेकर पति तक, उतनी ही इनकी साजिश जो है वो बदतरीन किस्म की थी, बेकार किस्म की थी कि ज़्यादा देर तक टिक भी नहीं सकी, पकड़े भी गए, पोल भी खुल गई, बेइज्जती अलग हुई, अब सज़ा भोगेंगे वो तो अलग। लेकिन इस पूरे वाक़ये में सबसे अफसोसनाक और दुखद पहलू है उन 2 बच्चों का, जिनके सिर से अपनी माँ का साया छिन गया। मुझे उन बच्चों के लिए बड़ी हमदर्दी है और भगवान करे वो बच्चे अब आने वाले दिनों में खुश रहें और सुरक्षित हाथों में रहे। तो खैर यही थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी पर, इस वाक़ये पर आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुजरात से ही हैं हमारे एक दर्शक, उनका नाम है भोरानिया यशस्वी समथिंग है। तो यशस्वी तो खैर मैंने रिट्रीव कर लिया उससे, लेकिन आगे सरनेम क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बैचलर्स के नाम से एक आईडी है, उन्होंने ब्रिलियंट लिखा है और कुछ इमोजीज भेजी है, थैंक यू वेरी मच। होमी राय हमारे रेगुलर लिसनर हैं। मालिनी भट्टाचार्य, उन्होंने ये कहा है चोर को इस तरह से चोरी नहीं करना था। तो खैर मैं आपको बताऊं, मैंने तो अचानक ये नाम और कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन प्रीवियस स्टोरी हमने सुनाई थी जिसमें हमने बताया था कि एक चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को 6 साल लगे और पुलिस को इस 6 साल के दौरान उस चोर के 20 अलग अलग वाक़यों में फिंगरप्रिंट्स पुलिस ने रिकवर किए, लेकिन एक भी फिंगरप्रिंट से पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई। बड़ी हैरान करने वाली कहानी है। वक्त मिले तो ज़रूर सुनिएगा, क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में आपको मिलेगा। तेंजिन ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। सतीश कुमार जी ये लिखते हैं कि चोरों की भी फितरत होती है, ठीक उसी तरह जैसे कई बार भीख मांगने वाले हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त लोग वो भीख मांगना नहीं छोड़ पाते। बिल्कुल आपका कहना सही है। मुफ्त की चीज़ अगर मिले तो वो उसकी लालच बहुत ख़तरनाक और बुरी होती है। तो चोरी में आप किसी का हक मार लेते हैं, किसी की कमाई हुई दौलत पर डाका डालते हैं, लेकिन खुद मेहनत करके नहीं कमाना चाहते। अनिल शाक्य ने भी कमेंट किया है, ये फरीदाबाद से हैं, बहुत धन्यवाद आपका। इसरार शेख साहब हैं, स्वागत आपका। सुल्तान अली ये इन्होंने भी कमेंट किया है। और इसके अलावा उस्मान जी हैं, आप अपना मोबाइल स्विच ऑन होता है क्या, पहले बैटरी बाद में कनेक्टर स्विच ऐसे चेक करें। एनीवे उन्होंने मुझे कुछ हैक्स या टिप्स दिए हैं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये वही मोबाइल फ़ोन है जो मैंने कल कहा था ख़राब हो गया। कुछ इसमें प्रॉब्लम है ज़रूर, ये कभी कभी अपने आप इसमें फ़ोटोग्राफ्स जो है वो क्लिक होने लगते हैं, कभी इसका साउंड जो है अपने आप अप हो जाता है, कभी अपने आप लो हो जा रहा है। तो इस तरह की परेशानियाँ मैं इस फ़ोन में फ़िलहाल झेल रहा हूँ। अदरवाइज़ जब ठीक चल रहा है तो चल रहा है, अभी तो वही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। भास्कर गढ़े ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। भास्कर अरगढ़े है, सॉरी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। प्रकाश HP, PK चंद्रा साहब हैं, DS भक्ति के नाम से मेरे ख्याल से अनुज कमेंट करते हैं। मुमताज़ अंसारी,
इन्होंने कमेंट किया है, बहुत स्वागत। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब, क्लिप मूवी 4K के नाम से एक आईडी है। विजेंद्र सिंह साहब हैं, शमीम अहमद साहब हैं, राकेश वार्षणे जी हैं, निवेदिता गुप्ता जी हैं, और उन्होंने गॉड ब्लेस यू हमेशा लिखा है, थैंक यू वेरी मच। कमलेश पाटिल जी हैं, और सर आप स्मॉल साइज़ के चश्मे लगाओ अच्छा लगोगे। देखिए कमलेश जी, ये तो टाइम की बात है। अब पहले स्मॉल चश्मा जब ट्रेंड में था तो लगाता था, अब तो लोग बहुत मोटी मोटी और भारी भारी फ्रेम के चश्मे भी लगाते हैं, आपने देखा होगा। खैर ये वैसा नहीं है, लेकिन अभी कुछ समय पहले लिया है, मेरे ख्याल से साल 2 साल हो गए होंगे। तो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। फैशन के लिए बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेता मैं, मतलब मैं उतना उस मिजाज का आदमी नहीं हूँ। मेरा बस चले ना तो मैं दफ्तर भी जो है वो कैजुअल्स में आ जाऊँ। तो एनीवे, डॉक्टर निक्स कनाडे इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद आपका। राघवेंद्र तिवारी जी हैं, और शोभित पासवान है, गियर शिफ्टर एक आईडी है, उससे वो रेगुलर कमेंट करते हैं। हाँ, इन्होंने लिखा है विशिंग योर मोबाइल फोन्स क्विक रिकवरी हो गई, आपका विश काम कर गया। बलकार सिंह धंजू साहब अनूपगढ़ राजस्थान से हैं, और बाबू हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने सरकास्टिक कमेंट किया और लिखा है कि वाइब्रेंट स्टेट के चोर भी वाइब्रेंट हैं सचमुच। एनीवे, चलिए, बहुत दुखद है ये अपने आप में, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वाक़े, किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।